व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बेंगलुरु में कांग्रेस की ओबीसी बैठक। शीतल कपाट ने सत्यपाल जीत के घर गिराने पर नाराजगी जताई। सीएम धामी ने सभी स्कूलों में गीता पढ़ाने का ऐलान किया। आइए देखते खबर विस्तार से। बेंगलुरु में कांग्रेस की ओबीसी सहकार परिषद की बैठक। कांग्रेस ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सहकार परिषद की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक का उद्देश्य ओबीसी समुदाय से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना है। कांग्रेस नेतृत्व ओबीसी वर्ग के सशक्तिकरण, चुनावी प्रतिनिधित्व और नीतिगत प्राथमिकताओं पर फोकस करना है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा विधायक शीतल कपाट ने जताई नाराजगी। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर से भाजपा विधायक शीतल कपाट ने बांग्लादेश में मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के पैतृक घर को गिराए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारें लगातार हिंदू विरोध नीतियों पर काम कर रही है। इन दोनों देशों में रहने वाले हिंदुओं को न तो जमीन मिलती है और न ही घर। उन्होंने आए दिन भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार हिंदू विरोध की सरकार है। इस देश में जो हिंदू रहता है उसको रहने के लिए ज़मीन और मकान नहीं देती। सोचने की ये बात है, जिस हिंदू ने यहाँ जन्म लिया है, वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वो रहने के लिए ये सरकार नहीं छोड़ती। रहने के लिए ना मकान ना ज़मीन नहीं देती। खुद को भगाने के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। और भारत में जो आते हैं, भारत में जो रहता है, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिन परिवार का यहाँ जन्म लिया है वहाँ रहने के लिए पूरा भारत सरकार ने छूट दे रखा है। तो हमने देखा है, हम लोगों ने देखा है, बांग्लादेश में जो हिंदू रहता है उसको रहने के लिए ना ज़मीन ना मकान कुछ भी नहीं देता है, उसको भगाता है, उसका परिवार के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है। तो हमारा सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार ने बांग्लादेश सरकार को दरख्वास्त किया है, आवेदन किया है, ये वहाँ का जो जन्म से हिंदू है, जन्म से अभी तक हिंदू रहता है, जहाँ हिंदू जन्म लिया है बांग्लादेश में, रहने के लिए पूरा अधिकार दे। तो हमने धन्यवाद देना चाहते हैं हमारा सरकार, मोदी सरकार को, जो बांग्लादेश में हिंदू है, बांग्लादेश में जन्म लिया है, उन्हें रहने के लिए बांग्लादेश सरकार को दरख्वास्त किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम धामी बोले, जीवन के हर मोड़ पर काम आता है गीता का ज्ञान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि राज्य के सभी स्कूलों में अब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली पुस्तक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी समय में भी बेहद प्रासंगिक है। भारत माता की, भारत माता की। आज हरेला पर्व के अवसर पर, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर आज रिकॉर्ड पौधारोपण का कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। लगभग 2,20,000 पौधे अभी तक पूरे प्रदेश के अंदर रोपित हो चुके हैं। आज इस अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री आदमी सुबोध उनियाल जी, और यहाँ के आज जिस विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, मसूरी विधानसभा के विधायक और उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, मेयर देहरादून भाई सौरभ खपलियाल जी,
अध्यक्ष वन पंचायत सलाहकार परिषद श्री कुलदीप जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, डीजीपी उत्तराखंड पुलिस श्री दीपम सेठ जी, प्रमुख सचिव वन आर के सुधांशु जी, पीसीसीएफ समीर सिन्हा जी, बीपी गुप्ता जी एवं सभी हमारे आए हुए सभी वन विभाग के अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, विद्यालयों से आए हुए सभी शिक्षकगण, सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे महानगर उपाध्यक्ष बहन संध्या थापा जी, बबीता जी, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग जी, ज्योति कोटिया जी, कैंट पोर्ट के पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी, हमारे पुरोहित जी और सभी यहाँ के सभी आए हुए अतिथिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके उपस्थित होने पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को, प्रबुद्धजनों को, सभी को हम सबका लोकप्रिय हरेला की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का ये दिन आप सब लोगों के लिए शुभ हो और मुझे भी आज के दिन, इस शुभ दिन पर आप सबके साथ आज यहाँ पौधारोपण और इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। ये हरेला पर्व केवल एक पर्व नहीं है, ये उत्तराखंड की माटी से जुड़ा हुआ एक भाव है, एक चेतना है, एक संस्कृति है जो हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है, प्रकृति के पास रहना सिखाती है। इस पर्व का नाम ही अपने भीतर हरियाली जीवन और सृजन का संदेश समेटे हुए है। हरेला पर्व पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के प्रति, हमारा पर्यावरण के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता का द्योतक है। सनातन संस्कृति में प्रकृति को हमेशा से माँ के रूप में पूजने की परंपरा रही है। इसी परंपरा का मूर्त रूप हरेला पर्व है, जिस दिन हम सभी सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, उन सभी को संरक्षित करने का, संवर्धित करने का संकल्प भी लेते हैं। भाइयों बहनों, आज का ये जो पौधारोपण कार्यक्रम है वह भी हमारी इसी पर्यावरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसी का एक प्रतीक है। मुझे ये अत्यंत कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज हरेला के पावन अवसर पर हम सब ने मिलकर आज एक ऐतिहासिक कार्य करने का निर्णय लिया है कि आने वाली पीढ़ियों को हम स्वच्छ पर्यावरण और हरित भविष्य का वरदान देगा। आज प्रदेश के कोने कोने में बड़ी संख्या में पौधों का रोपण हो रहा है। हमारे वन विभाग पूरा उसका एक आज यहाँ पर इंडेक्स बनाया हुआ है जिसका लाइव लगातार चल रहा है। आज 7 लाख का लक्ष्य लिया गया है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। ये केवल इतने पौधे रोपे जाने का ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ ये हमारे सामूहिक प्रयासों का भी एक जीवंत उदाहरण है। इसके लिए मैं हमारी समस्त जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, महिला समूह है, वन विभाग है, हमारे अन्य विभाग है, पंचायतें हैं, सभी ने मिलकर इस रिकॉर्ड पौधारोपण को करने का
आज संकल्प लिया है। मैं सभी को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, पौधा लगाना एक शुरुआत है, लेकिन असली जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब हम उस पौधे को पेड़ बनने तक सजोते हैं। इसलिए मेरा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों से आज ये विनम्र आग्रह है कि आज जो भी पौधे हम सब लोग लगाएंगे या हमने लगाए हैं, उन्हें अपने संतानों की तरह पालें, उनकी सिंचाई करें, उन्हें जानवरों से बचाएं और ये सुनिश्चित करें कि हमारा लगाया हुआ पौधा कल के दिन एक हरा भरा वृक्ष बने, क्योंकि हर पौधा बहुत बहुमूल्य है और हर पौधे को बचाना हम सबका कर्तव्य है। तभी हम पर्यावरण के प्रति जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। हमने इस वर्ष पहली बार कुछ नवाचार भी किए हैं। हर एक वन विभाग के डिवीजन में जितने पौधे लगाए जाएंगे उसके आधे पौधे फलदार लगाए जाएंगे। भाइयों बहनों, और जिसकी शुरुआत हमने पिछले दिनों 6 जुलाई को कारपेट और फाटो रेंज में मैंने स्वयं वहाँ वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सम्मिलित होकर इस अभियान की शुरुआत की थी। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य जैव विविधता से पूरी तरह से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ जहाँ घने जंगल हैं, 70% भूभाग हमारा राज्य का 70% से भी अधिक, 70 से अधिक है, 71% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है। पवित्र नदियाँ हैं, हिमालय ग्लेशियर है, अद्भुत जैव विविधता। ये हमारे राज्य की भौगोलिक पहचान ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली की आत्मा है। हमारे राज्य से निकलने वाली गंगा और यमुना जैसी पावन नदियाँ देश के करोड़ों लोगों को जल और जीवन देने का काम करती है। हमारे यहाँ पाए जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियाँ, जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं। लेकिन आज हमारी ये अमूल्य धरोहरें अनेक प्रकार की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आज गंभीर चुनौतियों से होकर गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ देता है। इसके लिए स्थानीय कारणों को भी दोष नहीं दिया जा सकता। ये संकट आज केवल हमारे सामने ऐसा नहीं है, ये संकट आज एक वैश्विक समस्या बन गया है, जो जीवन शैली और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। अतः हमें अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत सामूहिकता से काम करना होगा। केवल एक दिन हरेला पर्व या अन्य पर्वों पर केवल एक पौधा रोपण करके औपचारिक होकर इतना भर करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में हमेशा से प्रकृति को माँ के रूप में पूजने की परंपरा रही है। यही कारण है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फैमिली, इस प्रकार के मंत्र आज भारत की धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जहां पंचामृत संकल्प, नेट जीरो एमिशन जैसे लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक मंचों पर भारत की जो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता है उसको मजबूती से पूरे विश्व के समक्ष रखा है। वहीं लाइफ मूवमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे अभियानों को भी उसकी भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों में उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया है।
साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष एक पेड़ माँ के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें पूरे देश के अंदर 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। भाइयों बहनों, आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान में 7 लाख पौधे जो हमने लगाने का लक्ष्य लिया है, वो उसमें एक छोटी सी आहुति उसमें हमने भी डाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में अनेक काम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस क्रम में जहां राज्य में लोक पर्व हरेला को प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में बड़े स्तर पर मना रहे हैं, साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे एवं वर्षा से आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया है, सारा का गठन किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और मुझे आज इस अवसर पर आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत 1 वर्ष में इसके माध्यम से हमने जहां एक और प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का सफलतापूर्वक संपन्न किया है, वहीं 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन कर जल संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक पर्यावरणीय महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किया है। प्रदेश में आने वाले वाहनों में कूड़ादान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मुझे ये बताते हुए आज के दिन पर ये प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस बार जो ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, 38वें राष्ट्रीय खेल जो हमारे प्रदेश के अंदर आयोजित हुए थे, जिसका एक अच्छा अनुभव पूरे देश भर के आए हुए खिलाड़ी और खेलों से जुड़े हुए खेल प्रेमी लेकर गए। ये खेल हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए थे। इस आयोजन में हमने सभी मेडल, पुरस्कार, ई बेस्ट सामग्री से बनाए गए खेल किट भी रीसाइक्ल्ड सामग्री से तैयार किए गए। भाइयों बहनों, मेरा मानना है हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना दूसरा अधूरा है। इन्हीं प्रयासों का आज परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार की इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम एक ऐसा उत्तराखंड बनाएं जो विकास और पर्यावरण में संतुलन बना सके। ऐसा उत्तराखंड जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जंगल भी हो और जहां रोजगार के अवसर भी हो, हरियाली की छांव भी हो और जहां शहरी विकास भी हो और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण भी हो। इसलिए हरित उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड हमारा नारा ही नहीं, ये हमारी नीति है, ये हमारा संकल्प है। इसके साथ ही आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने जीवन के विशेष अवसर पर, जैसे जन्मदिन है, विवाह की वर्षगांठ है या अन्य किसी स्मरणीय दिन पर, जो दिन भी आपके जीवन का विशेष दिन हो या आपके आसपास आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पारिवारिक सदस्य, मित्र, किसी का भी स्मरणीय दिन हो, उस दिन इस प्रकार की शुरुआत की जा सकती है कि हम एक पौधा लगाएं और उसकी नियमित रूप से देखभाल करें। और आज मुझे अच्छा लगा कि वन विभाग के लोगों ने, जो हमने बहुत दिनों पहले एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े थे कि बुके नहीं, बुक से
स्वागत करेंगे। आज उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज का दिन, एक बात और आपके आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले दिनों शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में हमने तय किया था कि हमारे जो नवोदित उदयमान छात्र एवं छात्राएँ हैं, हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, उनको गीता का पाठ कराया जाना चाहिए। उनको विद्यालयों में, स्कूलों में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। तो भाइयों बहनों, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ स्कूलों में हो गई है और हजारों हजार स्कूलों में गीता पढ़ाई जाने लगी है। बड़े सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे हैं और निश्चित रूप से देखिए, महाभारत जैसे अनेक युद्ध, 12,000 से भी ज़्यादा युद्ध महाभारत जैसे इस देश के अंदर हुए। लेकिन महाभारत को याद इसलिए किया जाता है, बार बार स्मरण इसलिए किया जाता है, जब धर्म अधर्म की बात होती है, न्याय अन्याय की बात होती है, तो महाभारत का हमेशा जिक्र आ जाता है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से, नारायण के श्रीमुख से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था, जो आने वाले कई शताब्दियों तक धर्म और अधर्म के बीच में भेद करेगा, न्याय और अन्याय के बीच में भेद करेगा। हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल गीता को ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वो पुरस्कृत होंगे, उत्कृष्ट होंगे और जीवन के हर क्षेत्र में न्यायप्रिय होकर अपने कर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश दुनिया के अंदर जो भी जिम्मेदारी उनको भविष्य में मिलेगी, वो निश्चित रूप से अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे, अपने शिक्षकों का भी नाम रोशन करेंगे, अपने गांव, अपने मोहल्ले समेत देश और प्रदेश का नाम भी। हमारे ये सब बच्चे जब उनके अंदर गीता का ज्ञान सही प्रकार से चला जाएगा तो आत्मसात करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज के हमारे छोटे छोटे प्रयासों द्वारा हम पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में आप सभी इसी प्रकार, जैसे आज स्कूलों के विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है उत्सव हो रहा है। जैसे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को मैं भी छोटा था, इसी प्रकार से हम लोग पहले से तैयारी करते थे कि आज हमारा उत्सव होने वाला है। आज हम प्रभात फेरी निकालेंगे, आज हमारे अनेक कार्यक्रम होंगे। आज इसी प्रकार से आप सब बच्चों को देखकर, एनसीसी के बच्चों को देखकर, विद्यालयों से आए हुए मेरे छात्र छात्राओं को देखकर सच में मुझे भी आज अपने बचपन के दिन स्मरण में आ गए। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए हरेला पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए और अनुकरणीय बातों के लिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयराम रमेश बोले, बिना चर्चा पास हो रहे बिल। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद में विधायिकी प्रक्रिया को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि संसद तभी सही ढंग से काम कर सकती है जब सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति हो रही हो, और ये सुनिश्चित करना कि सरकार की जिम्मेदारी है। जयराम रमेश ने कहा कि बीते 11 वर्षों में कई बार ऐसा देखा गया है कि विधेयक अचानक पेश किए जाते हैं और बिना किसी चर्चा के जल्दबाजी में पारित कर दिए जाते हैं। 66 दिन 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ही बात कही है, उसको बार बार दोहराते रहते हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया और मैंने ललचाया भारत और पाकिस्तान को, जो व्यापार समझौता दोनों देश करना चाहते हैं, खासतौर से भारत करना चाहती है। मैंने कहा ये समझौता नहीं होगा जब तक आप युद्ध विराम नहीं करो। तो यही बात 66 दिनों में 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक संकेत देता है, ये धमकी भी है। वो बार बार देखिए, अभी तक वियतनाम के साथ उन्होंने समझौता किया है, इंग्लैंड के साथ किया है, इंडोनेशिया के साथ किया है,
और वो दबाव डालते हैं, सभी देशों पर दबाव डालते हैं। ये कैसा तरीका है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, सभी देश 160 देश उसके सदस्य हैं, बातचीत होती है, लेन देन होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, एडजस्टमेंट होता है। ये एक तरफा अचानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड अभी व्यापार की बात हो रही है, एक तरफा हो रहा है। अमेरिका धमकी देता रहता है और जो व्यापार से जुड़े हुए नहीं हैं वो मुद्दे वो व्यापार के संदर्भ में लाते हैं। तो ये बड़ा अजीब तरीका है और इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को इन्होंने बिगाड़ दिया है। हमने हमारी आवाज़ नहीं उठाई जब उन्होंने WTO को ख़त्म कर दिया, WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था को ख़त्म कर दिया, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, पेरिस समझौता, उससे वो वापस बाहर निकले। तो राष्ट्रपति ट्रंप तो न केवल अमेरिका को पर सारे संसार को, दुनिया को बिगाड़ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने युद्ध विराम कराया। हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। अभी 21 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, सारे विपक्ष पार्टियां एक हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर बोले, क्या बात हुई है उनके और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, क्या समझौता की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है, क्या हमारे किसानों पर बोझ पड़ेगा, क्या आप जो आयात कर हैं कृषि के क्षेत्र में उसको आप घटाएंगे, कम करेंगे, यही तो बात हो रही है ना। तो हमारे कृषि के क्षेत्र पर, हमारे लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, MSME पर, उसका क्या असर होगा। तो ये सब मुद्दे पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए और हम जरूर मांग करेंगे। ऐसे तो और महत्वपूर्ण भी मुद्दे भी हैं। पहलगाम को लेकर आज तक आतंकवादी जो जिम्मेदार थे पहलगाम के, वो आज तक न्याय के कटघरे में नहीं आए हैं, आज तक। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने स्वीकार किया है कि सुरक्षा, भारी सुरक्षा लापरवाही या चूक हुई थी, सिक्योरिटी लैप्स था। तो एक मुद्दा तो वही है ना, और दूसरा तो नोटबंदी का मुद्दा है। सॉरी, नॉट नोटबंदी, वोटबंदी। नोटबंदी तो 18 नवंबर 2016 में हुआ था, अब तो वोटबंदी हो रहा है। और पहले तो शुरुआत बिहार में हो रहा है और सारे अलग अलग राज्यों में वोटबंदी कराने में निकले हुए हैं इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर। तो उस पर भी हम बहस चाहेंगे। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। पहलगाम का मुद्दा, सिंदूर का मुद्दा है, ट्रंप का मुद्दा है, ये इलेक्टोरल रोल रिविजन जो वोटबंदी है उस पर है। तो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलेंगी, उम्मीद करते हैं अगले कुछ दिनों में ये जो अध्यक्ष हैं, पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक होगी, इस पर बातचीत होगा। और 21 तारीख से तो फ्लोर लीडर्स जो हैं तो वो मिलते तो रहेंगे, वो तो मिलते रहते हैं हर रोज। पर देखिए 21 दिन में अब ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। सर, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि और 20 तारीख को तो एक औपचारिकता है। 20 तारीख सुबह राजनाथ सिंह जी आएंगे और बैठक होगी सभी पार्टियों की। हम लोग सुझाव देंगे, उस सुझाव का नज़रअंदाज किया जाता है हमेशा, अगर हमारा अनुभव देखें तो ये सब औपचारिकता है। और 21 तारीख को 11 बजे के पहले, आधे घंटे पहले संसद के बाहर एक प्रवचन देश को सुनने मिलेगा। देश के नाम एक संदेश देंगे प्रधानमंत्री, रचनात्मक सहयोग मांगेंगे, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं की घोषणा करेंगे। ये तो हमेशा करते हैं, ये तो एक औपचारिकता है ना, एक ड्रामा है। तो वही। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदित राज बोले, भाजपा अपराधियों को देती है संरक्षण। दिल्ली में बालासोर आत्मदाह कावड़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जहां भी सरकार बनाती है वहां अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। उदित राज ने कहा कि भाजपा को केवल उन राज्यों में अपराध दिखाते हैं जहां उनकी सरकार नहीं है, जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। लेकिन जहां भाजपा की खुद की सरकार होती है वहां अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है।
तो धर्मेंद्र प्रधान जी तो खड़े हो गए हैं प्रिंसिपल के साथ, जो दोषी हैं उनके साथ में कि राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं। और निर्भया का कांड हुआ, और निर्भया के कांड के कारण से, जबकि सरकार का कोई दोष नहीं था, सरकार ने मैक्सिमम मदद किया और उनको दंडित भी किया, पूरे परिवार का देख रेख किया, आंदोलन के लिए इजाजत दिया, निर्भया लाने में सरकार ने समर्थन दिया, सिंगापुर में भी भेज करके इलाज करवाने की कोशिश किया, सब कुछ किया। और उसका राजनीतिकरण किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश ने, दुनिया के स्तर पर किया था। अब राहुल गांधी जी अगर बालासोर की लड़की ने अगर मजबूर हुई आत्महत्या करने के लिए, बात उठा देते, कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी वो दोषियों के साथ खड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी हर जगह दोषियों के साथ खड़ी होती, कठुआ में या उन्नाव में, हाथरस में, शाहजहांपुर में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का करती क्या है, जहां भी इसके राज्य में जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार होते, मानने को तैयार नहीं होती। जब जनता का दबाव बनता है तब जाके कुछ होता है। इनको दिखाई पड़ता है बंगाल में ही, दिखाई पड़ता है कर्नाटक में ही दिखाई पड़ता है, अपने सरकारों में नहीं दिखाई पड़ता है। तो परोक्ष अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी जो बालासोर में लड़की ने आत्महत्या किया है, ऐसे कृत्य को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या ऐसा कृत्य करवाते हैं, मजबूर करते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिग्गज अभिनेता निर्माता धीरज कुमार का निधन। दिग्गज अभिनेता, निर्माता और टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती धीरज कुमार का निधन हो गया है। उनके निधन पर फिल्म जगत में शोक की लहर है। अभिनेता राज मुराद ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि धीरज कुमार ने न सिर्फ शोहरत हासिल की है बल्कि लोगों का सम्मान भी कमाया है। उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया और बहुत ही सरल और अच्छे इंसान थे। 2 घंटे जो उनका समय था वो सिर्फ पूजा का था, सुबह कुछ नहीं करते थे। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, आप अपने विधाता को याद करें, आप अपने पैदा करने वाले, उससे मन जो है आपका शांत रहता है, पवित्र रहता है। और सबसे अच्छी बात उनमें ये थी कि जो कमिट कर। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश राणे के बयान पर रोहित पवार का तीखा पलटवार। मंत्री नीतीश राणे के हालिया बयान पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे अक्सर अपने वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर बयान देते हैं और अपनी सोच या समझ का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। रोहित पवार ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राणे को सच में लगता है कहीं बम या बंदूकें छुपाई जा रही है तो उनके पास गृह मंत्रालय है, वे आगे बढ़े और जांच कराए। उन्होंने भाजपा नेताओं पर सिर्फ आरोप लगाने और राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। कि जो बड़ा नेता है उनको फोन करते बताते हैं, वो फिर उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं, तो कभी कभार वो अपना जो अंडरस्टैंडिंग वो इस्तेमाल नहीं करते। अभी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बंदूकें है या बम है तो फिर आपके पास तो होम मिनिस्ट्री है, आप बताओ किसको बताना, इन्वेस्टिगेशन कर लो। लेकिन हमारा कहना है कि आप द्वेष मत करो, आप डिफरेंसेस लोगों में मत, सिर्फ राजनीति के लिए मत करो। अभी आज देखो तो लोकसभा में आप हिंदू मुस्लिम किए, फिर आप विधानसभा के लिए ओबीसी मराठा किए, अभी बम्बई के इलेक्शन के लिए आप मराठी नॉन मराठी और हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश वहाँ पे कर रहे हो। तो इसलिए, और जो दिशा सैलिन केस था उसमें भी इन्होंने ऐसे हवे में बहुत बातें की, लेकिन बाद में उनका क्या हुआ आप सबको मालूम है कि पुलिस ने ही बोला था कि आदित्य ठाकरे और दिशा सैलिन का कुछ रिलेशन है। तो इससे यहाँ पे जो बोलते हैं एक न समझते हुए न सोचते वहाँ पे स्टेटमेंट दे जाते हैं। ये तो बम्बई का इलेक्शन है और बिहार का इलेक्शन है और बाकी कुछ नहीं। जब भी बीजेपी एक आध व्यक्ति को बोलने के लिए आक्रामक पद्धति बोलने का बताया जाता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, राजनीति। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तरुण चुग बोले, ये शैक्षणिक नहीं सांस्कृतिक सुधार है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बयान दिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा स्कूलों में पाठ्यक्रम में भगवत गीता और रामायण को शामिल करने के फैसले पर सराहना की। तरुण ने इसे केवल एक शैक्षणिक बदलाव नहीं बल्कि भावी पढ़ाइयों की भारतीय संस्कृति, मूल्य और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने का दूरदर्शी कदम बताया। तप, तपस्या एवं देव भूमि के रूप में मशहूर उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। गीता और श्री रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करना केवल शिक्षा नहीं, पीढ़ियों को संस्कृत चेतना से जोड़ने का कार्य है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, वह जीवन प्रबंधन, कर्तव्य बोध और आत्म बल का शाश्वत स्रोत है। उसे पढ़ना राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। श्री रामायण भारत की आत्मा है। भारत के किसी भी कोने में जाएंगे, भगवान श्री राम जन जन के नायक हैं। वर्षों तक हमारी संस्कृति को सांप्रदायिक बताकर दूर किया गया, लेकिन अब समय है कि विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जोड़ा जाए, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए। यही सच्ची शिक्षा नीति है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत के गौरवशाली अतीत को वर्तमान से जोड़ो, इस मंत्र को उत्तराखंड की सरकार ने जमीन पर उतारने का साहसिक कदम उठाया है और ये स्वागत योग्य है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय केनेकर बोले, छत्रपति संभाजी महाराज को समर्पित हो स्मारक। भाजपा विधायक संजय केनेकर ने खुलादाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की मांग की है। उनका कहना है कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे कि खुलादाबाद में छत्रपति संभाजी महाराज को समर्पित एक भवन स्मारक भी बनाया जाए। हमारे हिंदुस्तान पर जितने भी आक्रमकों ने राज्य किया है, उस आक्रमण में आदिल शाह हो, मुगल शाह हो, निजाम शाह हो या बाबर हो, रह चुके हैं इंग्रज है, इन सब का इतिहास जो पटल पर लाया गया है, 50 साल में ये कांग्रेस ने इस इतिहास को जगाया है और हमारे सभी नागरिकों के बताया है ये इतिहास को। लेकिन ये इतिहास को जगाने का पाप कांग्रेस ने किया है। इसको मिटाने का काम हम करेंगे और इसको मिटाने के लिए जो वीरुल छत्रपति संभाजीनगर में भोसले घराना कहा जाता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का घराना है और उस छत्रपति शिवाजी महाराज का घराना वीरुल है। उस वीरुल में मालोजी राजे भोसले, शाहजी राजे भोसले और जो हिंदवी स्वराज्य की लड़ा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, सही तरह से हिंदू के लिए बलिदान करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज, इन लोगों के साथ लड़ने वाले कई मामले थे। उनका इतिहास को छुपाया गया है और उनकी सही तो निशाना जगाना, इनके इतिहास को उजागर करने का काम मैं करने वाला है। क्योंकि हम जब जाते हैं उस जिसको आक्रामकों का इतिहास के अनुसार खुलताबाद कहा जाता है, वो हमारे हिंदू सांस्कृतिक पौराणिक हिसाब से रत्नपुर है। उस रत्नपुर में जब हम जाते हैं तो आलमगीर शहंशाह औरंगजेब का नाम फलक हमें पढ़ने को मिलता है तो हमारा खून खवल जाता है। इसलिए हमने ठहराया है क्यों उसका नाम बदलना है, उसका नाम रत्नपुर करना है। दूसरा कि जिस मावलों ने लड़ा दिया है छत्रपति संभाजी महाराज के साथ, उस छत्रपति संभाजी महाराज के पूर्वज शाहजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे, उन शाहजी महाराज की गड़ी की अवस्था 50 साल में कांग्रेस ने इतनी भयानक तरह से कर दिया कि हमारा इतिहास पूरा गाड़ने का काम कांग्रेस ने किया और उसको उजागर करने को, वो गड़ी को अच्छा नावलौकिक देने का काम हम करने वाले हैं। तीसरी बात कि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद में और साथ में जो मावला लड़े, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, तारा रानी, इन्होंने सही तो औरंगजेब को गाड़ने का काम किया है, औरंगजेब के विचारों को गाड़ने का काम किया है। इनकी स्मृतियां जतन करने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज का रत्नपुर में भव्य विशाल ऐसा स्मारक बनाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री की तरफ आज पत्र देके करने वाला हूं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नर्सेज संघ का विरोध प्रदर्शन जारी, सेवाएं ठप होने की चेतावनी। महाराष्ट्र से नर्से एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भीमराव चक्रे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार की अनदेखी और उपेक्षा के कारण उन्हें विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि बीते 1 महीने से सरकार को लिखित रूप से अपनी मांगे भेजी गई थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला।
उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला जोखिम भत्ता, धुलाई भत्ता केंद्र सरकार के मुकाबले बहुत कम है, जो कि नाइंसाफी है। नमस्कार, मैं भीमराव चक्रे, महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम इधर आंदोलन कर रहे हैं, कल से आंदोलन कर रहे हैं और रुग्ण सेवा बाधित भी हो सकती है। हम रुग्ण सेवा बाधित नहीं करना चाहते हैं। हम 1 महीने से पहले शासन को लिखित स्वरूप में हमारी मांगे दी है, लेकिन शासन ने अभी तक हमको कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमको शासन बुलाए और कुछ निगोशिएशन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर, आपकी मांगे क्या है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? हमारी मांग ये है कि हमको रिस्क अलाउंस है वो 7,200 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो जो वॉशिंग अलाउंस है वो 2,000 रुपये प्रति माह सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में 260 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। इतने छोटे अमाउंट से 2 महीने में 2 बार धुलाई, ड्रेस की धुलाई भी नहीं हो सकती है। आपका जो आंदोलन कहाँ से कहाँ तक? हमारा एक परिपत्रक निकाला है शासन ने अभी, उसमें 80 और 20 मीन्स फीमेल नर्सेस 80% भरी जाएगी और 20% मेल नर्सेस भरे जाएंगे, ऐसा लिखा है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी जो अपेक्स बॉडी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वो तो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। हमारा जो विद्यापीठ है महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, वो भी कोई भी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। लेकिन ये कहाँ से आया हमें पता नहीं है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हमारी मांग है कि तुरंत ये 80-20 वाला मुद्दा खारिज किया जाए। कभी से आंदोलन चालू है? हमारा कल से आंदोलन चालू है। हम धरना दे रहे हैं कल से 2 दिन, कल और आज धरना देंगे। अगर शासन से कुछ हमको कुछ पॉजिटिव एश्योरेंस मिलता है तो हम इधर ही स्टॉप करेंगे, लेकिन अगर शासन स्तर से कुछ बातचीत नहीं होती है तो कल हम 1 दिन का काम बंद करने वाले हैं। वो काम बंद पूरी महाराष्ट्र में हो जाएगा। 43 ब्रांचेस हमारे संगठन के हैं, वो सब ये स्ट्राइक में शामिल हो जाएगी। अगर कल का भी अगर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया तो परसों से यानी 18 तारीख से हम बेमुदत काम बंद आंदोलन करने वाले हैं। और अगर रुग्ण सेवा हैम्पर हो जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी। ओके सर, थँक यू। त्याच्यामुळे आज माझं एवढं सांगून मी कार्याध्यक्ष सर यांना विनंती करते की त्यांनी आमच्या सर्व परिचारिका समूहाला संबोधित करावं। एक आणि पदरी काहीच पडत नाही, म्हणून आपण बघितलं की वेतन आयोगामध्ये त्रुटी तशा राहून गेल्या। त्या त्रुटीचं निराकरण करण्यासाठी दुसरी समिती बसली। आपण आज कोर्टामध्ये गेलो, मग त्यावर आधारित समिती बसली। समितीनं पुन्हा 3 संवर्ग तसेच ठेवले, त्यामध्ये अधिपरिचारिका, परिसेविका आणि आज काही खाली आहे त्या आताचं काय 2 तास व्यवसायासाठी, 2 तास व्यवसायासाठी, 2 तास व्यवसायासाठी। धन्यवाद सर, धन्यवाद साहेबांना। कालपासून आम्ही आझाद मैदानात बसलेलो आहे। बरेच तुमच्यापैकी काही लोक तिकडे आले होते। आज तुमची वाट बघणार आहे आम्ही। कशासाठी? कारण जे साठलेला फार मोठा इतिहास आहे। 2022चं परिपत्रक कंत्राटीकरणाचं जे रद्द झालंय ते तुमच्या पावसातल्या व्हिडिओमुळे झालंय, अपेक्षित आहे। वेतन त्रुटी हा मुद्दा सरांनी घेतलेलाच आहे। आधी परिचारिका सगळ्यात बेस लेवल आहे, त्यांचा पगार वाढला तर वरच्या सगळ्या
सगळ्यांचे पगार वाढणार आहेत. पण शासन घटनेचा हम सब बदनाम बदल तर मला फक्त तुम्हाला लोकांना एकच गोष्ट सांगायची आहे, स्ट्राईक हा जो आहे ना, हा स्ट्राईक फक्त पदाधिकाऱ्यांच्या भरोश्यावर नसतो. आम्ही फक्त 5-6 जण किंवा स्टेजवर उभे आहे, एवढे जर उद्या जर कामाला जर आलो नाही तर स्ट्राईक होईल का? स्ट्राईक कशासाठी करतोय आपण? कशासाठी करतोय? आपल्या हक्कासाठी, बरोबर आहे. 2 दिवस फक्त आपण जर हम सब महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचा बदनाम बदल बंद करा शासन करतोय आणि ही तुमची द्यायची नाही, हे तुमच्या हातात आहे. त्याच्यामुळे आज माझं एवढं सांगून मी कार्याध्यक्ष सर आणि सदस्य यांना विनंती करते की त्यांनी आमच्या सर्व परिचारिका समूहाला संबोधित करावं. एक गोष्ट आणि पदरी काहीच पडत नाही. म्हणून आपण बघितलं की वेतन आयोगामध्ये त्रुटी तशा राहून गेल्या. त्या त्रुटीचं निराकरण करण्यासाठी दुसरी समिती बसली. आपण आज कोर्टामध्ये गेलो, मग त्यावर आधारित समिती बसली. समितीनं पुन्हा 3 संवर्ग तसेच ठेवले. त्यामध्ये आधी परिचारिका, परिसेविका आणि आज काही खाली आहे त्या आताचं काय 2 तास व्यवसायासाठी 2 तास व्यवसायासाठी कालपासून आम्ही आझाद मैदानात बसलेलो आहेत. बरेच तुमच्यापैकी काही लोक तिकडे आले होते. आज तुमची वाट बघणार आहे आम्ही. कशासाठी? कारण जे साक्षीला फार मोठा इतिहास आहे. 2022चं परिपत्रक कंत्राटीकरणाचं जे रद्द झालंय ते तुमच्या पावसातल्या व्हिडिओमुळे झालंय. अपेक्षित आहे. वेतन त्रुटी हा मुद्दा सरांनी घेतलेलाच आहे. आधी परिचारिका सगळ्यात बेस लेवल आहे. त्यांचा पगार वाढला तर वरच्या सगळ्यांचे पगार वाढणार आहे. पण शासन घटनेचा हम सब बदनाम बदल तर मला फक्त तुम्हाला लोकांना एकच गोष्ट सांगायची आहे, स्ट्राईक हा जो आहे ना, हा स्ट्राईक फक्त पदाधिकाऱ्यांच्या भरोश्यावर नसतो. आम्ही फक्त 5-6 जण किंवा स्टेजवर उभे आहे, एवढे जर उद्या जर कामाला जर आलो नाही तर स्ट्राईक होईल का? स्ट्राईक कशासाठी करतोय आपण? कशासाठी करतोय? आपल्या हक्कासाठी, बरोबर आहे. 2 दिवस फक्त आपण जर हम सब महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचा बदनाम बदल बंद करा. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एसएससी घोटाले पर सरकार दे जवाब, बोले समीक भट्टाचार्य। बालासोर आत्मदाह मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इस मौके पर राज्य सरकार को ये भी कहा कि एसएससी घोटाले को लेकर जो शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दिया जाए। इस समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा इंसिडेंट हो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक व्याधि होता है। उसका कारण ये हुआ, एक विषय पर निश्चित होकर रहेंगे, जब
वहां का पुलिस किसी भी हालत से जो अपराधी है उसको सामने पर्दा नहीं डालेंगे, प्लेस ऑफ ऑकरेंस को ऑल्टर नहीं करेंगे, कोई बायोलॉजिकल एविडेंस मिटा नहीं देंगे और सूर्यास्त के बाद किसी लड़की का ऑटोप्सी होने भी नहीं देंगे। पुलिस टीएमसी बोल रहा है कि स्टेट में जब होता है तब तो बीजेपी बहुत शाउट, तो स्टेट में उधर तो गिरफ्तारी हो गया, स्टेट पुलिस को जो एक्शन लेना था हो गया। पश्चिम बंगाल में 40,000 नौकरी बेच दिया, जो बच्चे लोगों भी रास्ते में बैठे हुए हैं, जिसका जीवन से आप लोग 10 साल चोरी कर लिया, उसका क्या होगा? उसका जवाब दीजिए। ये पूरा उत्तरी बंगाल में जितना पेड़ है वो काट लिया, पूरा नदी का जो गतिमुख है उसका डाइवर्शन हो गया, बिकॉज देयर वो जो इलीगल सैंडिंग माइनिंग हो रहा है, सैंड उठा रहे हैं, बोल्डर उठा रहे हैं, पूरा कुदरत के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया तृणमूल कांग्रेस उत्तर बंगाल में। और उसी का खिलाफ 21 जुलाई हम लोग भी, हमारा नेता विपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी और युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रोनील खान, उसका नेतृत्व पर उत्तर कन्नड़ अभियान जा रहा है और पूरा पश्चिम बंगाल का जनता ये देखेंगे और पूरा उत्तर बंगाल इसमें शामिल हो जाएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के लिए 17 नए द्वार बनाए गए। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों का विवरण साझा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार 17 जगहों पर द्वार बनाए गए हैं, जिनका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों और भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। मंत्री ने बताया कि अरविंद केजरीवाल 20 जुलाई को दिल्ली में कांवड़ियों का भव्य स्वागत करेंगे। अरे कोई बात नहीं, तो भी है ना। काम आएंगे तब ना सर, कितना 20 जमीन से हाइट है ना सर, 20 इधर रह गया। अभी तक जो ट्रैफिक ऑर्डर हुआ है कि 15 फुट से ठीक है, पीछे हो जाओ अपना पूरे रास्ते। बिलाल जी इससे पहले तो उस पे टकराएगा। हाँ नहीं उससे भी ऊपर है, मतलब हमने क्लियर इसके साथ 20 फुट ये रेड लाइट और आगे दूर जाए। हां अगर आप इसमें यहाँ का नहीं बोला था, सेफ्टी है ना, देखेंगे हर गेट से जाएंगे, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना सारे हमारे उधर गेट में भी और उधर भी जाएंगे, मतलब दिखा रहे हो सर ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्टील वायर का टाइम है, मतलब अगर 110 का भी विंड प्रेशर आता है जो कि दिल्ली में भी आया नहीं, वो भी हमारे स्ट्रक्चर खड़े रहेंगे। इसके लिए और नाम क्या रखे हैं सर? सारे अलग नाम है, 17 नाम है सर। एक तो 12 जो ज्योतिर्लिंग उसके नाम पे है, इसके अलावा कमंडल द्वार, महादेव द्वार, 17 द्वार। देखिए, दिल्ली सरकार कांवड़ शिविरों
कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम भव्य स्वागत द्वारों का निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली में 17 जगहों पर भव्य स्वागत द्वार लगाए गए हैं। ऐसे स्वागत द्वार महाकुंभ में लगे थे और अब दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली में जगह जगह लगाए गए हैं। इन स्वागत द्वारों का नाम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखा गया है। उसके अलावा भी भगवान शिव से जुड़े विषयों पर ही स्वागत द्वारों का नाम है। स्वयं मुख्यमंत्री महोदया 20 तारीख को दिल्ली के बॉर्डर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत करेंगी। सरकार तैयार है। ट्रैफिक, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, मेडिकल स्टाफ, पीने का पानी, सैनिटेशन, हर चीज की व्यवस्था के साथ हम कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए पलक बिछाकर प्रतीक्षारत हैं। देखिए, पिछले साल 170 कैंप लगे थे दिल्ली में, इस बार 374 कैंप लगे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसको लोगों ने स्वागत किया है, स्वीकार किया है और दुगने से भी ज्यादा शिविर इस बार दिल्ली में लगे हैं। कुछ लोगों को जरूर कांवड़ियों के स्वागत से पेट में दर्द हो रहा है, उनका ये दर्द अभी और बढ़ेगा क्योंकि सरकार हर साल और भी ज्यादा भव्य आयोजन करेगी। शिव भक्तों की सरकार दिल्ली में है और कांवड़ियों का स्वागत, छठ पूजा का आयोजन, ये सभी आयोजन भव्य तरीके से दिल्ली में किए जाएंगे। आइए देखते खबर विस्तार से। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला की सफल वापसी पर रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को एक नई उड़ान मिली है। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला धरती पर सफल वापसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी है। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने न सिर्फ भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया है बल्कि देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये क्षण पूरे देश के लिए गर्व का है। माननीय करतल ध्वनि से कृपया स्वागत करें हमारे प्रेरणा स्रोत, राष्ट्र सेवक और वर्तमान भारत के महान शिल्पी माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का। आ गए हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष भारत सेवा संस्थान मेरे मित्र डॉक्टर अशोक कुमार जी वाजपेयी, प्रिय उज्जवल रमण सिंह सांसद एवं अध्यक्ष मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, श्री ब्रजलाल जी सांसद, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर, श्री आनंद द्विवेदी, श्री राजेश सिंह, श्री जे.एन. मिश्र, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्री मुकेश शर्मा, श्री रामचंद्र जी प्रधान, श्री योगेश शुक्ला, श्री ओपी श्रीवास्तव, श्री प्रणव कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, डायरेक्टर डाक सेवाएं और श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी। देवियों व सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। कहते हैं, और यही वह भूमि है जिसने देश को उसका पहला प्रधानमंत्री दिया था, और यही वह धरती है जहां से पहली महिला मुख्यमंत्री भी चुनी गई थी। साथियों, यह राज्य भारत की राजनीति की दिशा तय करता है और यहां के लोगों ने, यहां जन्मे आंदोलनों ने और नेताओं ने न केवल राज्य को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी है। जब भी हम उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हैं तो चंद्रभान गुप्ता जी का नाम स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रमुखता के साथ सामने आता है। साथियों, आज का यह अवसर मैं मानता हूं केवल एक डाक टिकट के विमोचन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश के और उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनेता को सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने अपने जीवन को राजनीति के उच्चतम आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया। आज उनके सम्मान में जारी यह टिकट आने वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जब हम डाक टिकट जारी किए हैं तो यह केवल चंद्रभान गुप्ता जी के नाम का ही सम्मान नहीं है, यह उनके उच्च जीवन मूल्यों का भी सम्मान है। यह एक संदेश है कि भारत की राजनीति में सेवा, सादगी और ईमानदारी का महत्व रहा है और आगे भी इसका महत्व रहेगा ही। आप जानते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ और आधुनिक लोकतंत्र की नींव पड़ी, उस समय हमारा देश कई बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। उस समय शासन
और प्रशासन की चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी थी। उस समय के नेताओं ने न सिर्फ शासन चलाया बल्कि शासन व्यवस्था को व्यवस्थित और स्थापित भी उन्हें करना था। उनके समक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में चंद्रभान जी गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के पहले 2 मुख्यमंत्रियों पंडित गोविंद बल्लभ जी पंत और डॉक्टर संपूर्णानंद जी के कैबिनेट में उन्होंने कार्य किया। वे स्वयं भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे। जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले ही दिन सभी मंत्रियों के वेतन और भत्ते कम करने का काम किया था, जिससे मितव्ययिता को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा दिया जा सके और सरकार के खर्च को कम किया जा सके। यह कोई छोटी बात नहीं थी, किसी मुख्यमंत्री का छोटा कदम नहीं था, लेकिन उसे उन्होंने प्रभावी तरीके से लागू कराया। ऐसा भी कहा जा सकता है आज जो प्रशासनिक व्यवस्था देश और प्रदेश में जो चल रही है उसकी नींव बनाने में चंद्रभान गुप्त जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने प्रशासन और राजनीति में सेवा की भावना की एक परंपरा डाली है और जनता के हितों को सबसे ऊपर रखने का मंत्र भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उन्होंने दिया है। कल मैं जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था तो मैंने उसमें यह वाक्य कहा था, यह जो मंत्री का पद होता है यह सत्ता की कुर्सी नहीं है बल्कि एक सेवा की चौकी है। तो सचमुच सत्ता के पद को, मंत्री पद को, मुख्यमंत्री पद को उन्होंने कि शासन का कोई बड़ा पद माना हो, बड़ी जिम्मेदारी नहीं मानी हो, बल्कि एक सेवा के चौकी के रूप में आजीवन चंद्रभान जी गुप्त ने उसका निर्वाह किया है। देवियों और सज्जनों, चंद्रभान गुप्त जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका दृष्टिकोण और उनका एजेंडा कभी क्षेत्रीय स्तर का नहीं रहा, हमेशा वह राष्ट्रवादी रहा है। क्योंकि चंद्रभान गुप्त जी स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि परीक्षा से निकले हुए राजनेताओं में से एक थे। उन्होंने आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। साथियों, वह उन लोगों में थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का सपना देखा था और उसके लिए संघर्ष भी किया था। 17 वर्ष की उम्र में चंद्रभान जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उतर आए थे। उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। चंद्रभान जी साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए थे। वह स्वतंत्रता आंदोलन में अनेकों बार जेल भी गए थे। वह पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ भी जेल में रहे थे। उन्होंने समाज में चेतना जगाने और अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। आज हम सभी इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। चंद्रभान गुप्त जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही वकालत की पढ़ाई की थी, जैसा वाजपेयी जी ने बताया, और हम सभी जानते हैं कि लखनऊ भारत की आजादी के आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र प्रारंभ से ही रहा है। अगस्त 1925 में लखनऊ के करीब एक रेलवे स्टेशन पर ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों ने काकोरी रेलवे स्टेशन के करीब भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश खजाना लूटा था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्लाह खां और सचिन नाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारी भी शामिल थे। साथियों, काकोरी कांड में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इन सब पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया था। कई बड़े नेता जैसे मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उस समय खड़े हुए थे। जब काकोरी कांड का ट्रायल शुरू हुआ तो क्रांतिकारियों की तरफ से दिग्गज वकील गोविंद बल्लभ जी पंत जी के साथ चंद्रभान जी गुप्त भी उनके साथ कोर्ट में खड़े हुए थे, उतरे थे और वकालत की थी उन्होंने। चंद्रभान गुप्त जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई का देश के क्रांतिकारियों के पक्ष में सदुपयोग करके यह साबित कर दिया
कि वह एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। यह संयोग ही है कि इस साल काकोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। साथियों, काकोरी लखनऊ से कुछ ही दूर पर स्थित है और लखनऊ का इस ऐतिहासिक घटना से बहुत ही नजदीकी रिश्ता भी है। इसलिए मेरा प्रयास यह होगा काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष को इस शहर के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी ठीक तरीके से, भव्य तरीके से मनाया जाए। साथियों, चंद्रभान जी गुप्ता का जीवन आम जन के लिए यह समर्पित था। वह हमेशा कमजोर वर्ग के लिए कार्य करते रहे और किसानों के लिए उनके मन में एक अलग स्थान था। जब उन्होंने हमारा संसार नाम की फिल्म देखी जिसमें किसानों की समस्या की बात की गई थी, तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी से बात करके इस फिल्म को टैक्स फ्री कराया था। तो चंद्रभान जी गुप्त ने कराया था क्योंकि यह किसानों से संबंधित था। गुप्ता जी ने सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदारी से काम किया, हमेशा इंटीग्रिटी के साथ काम किया और 1960 में जब उनसे पूछा गया कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए तो उन्होंने कई लोगों के नाम का प्रस्ताव नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन अपना नाम भी उन्होंने प्रस्तावित नहीं किया। यह राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों की यह मर्यादा होती है। और आज की राजनीति में यदि से पूछा जाए कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, तो आज लोग एक पहला नाम अपना लेंगे और उसके बाद तो फिर दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर दूसरों का नाम लेंगे। ये आजकल को हालत ऐसी है कि लोग कुर्सी पाने के लिए सारी मर्यादाओं का भी अतिक्रमण करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करते हैं। साथियों, चंद्रभान जी पंडित नेहरू जी की आर्थिक नीतियों से ज्यादा सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू जी को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर कई बार अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। कामराज प्लान से भी चंद्रभान जी बहुत सहमत नहीं थे, लेकिन चंद्रभान जी गुप्त ने कामराज प्लान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। आप कल्पना कीजिए कैसे चुने हुए एक नेता को कुछ लोगों की नापसंदगी की वजह से पद से हटना पड़ा था। साथियों, चंद्रभान जी के पास बहुत लंबे समय तक सत्ता नहीं रही है, लेकिन जितने भी कम समय के लिए वह सत्ता में रहे, उन्होंने जन कल्याण के कार्यों को अपने कामकाज में बराबर प्राथमिकता दी है। वह हमेशा अपनी राजनैतिक सुचिता के लिए जाने जाएंगे। साथियों, चंद्रभान जी ने आजीवन विवाह नहीं किया था, अपना पूरा जीवन ही वह समाज के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि जनता ही मेरा परिवार है और जनता की सेवा ही यह हमारा धर्म है। साथियों, उन्होंने इस प्रकार स्वयं से ऊपर बराबर देश को रखा है, समाज को रखा है। उनके विरोधियों ने उन पर कई बार सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई आरोप लाख कोशिशों के बावजूद वह नहीं लगा पाए। जब उनका निधन हुआ तब उनके अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए थे। साथियों, चंद्रभान गुप्त जी एक नेता से ज्यादा जन सेवक थे। वह केवल कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि वे उस उच्च परंपरा के व्यक्ति थे जिनकी गिनती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए नेताओं में थी। वह परंपरा जिसमें सत्ता का अर्थ व्यक्तिगत स्वार्थ साधन नहीं होता है, बल्कि जनता के विश्वास को बनाकर रखते हुए देश के विकास के लिए कार्य करना होता है। साथियों, चंद्रभान जी गुप्त से जुड़ा एक और किस्सा मैं आप सबके बीच यहां रखना चाहता हूं, जिससे हमें चंद्रभान जी गुप्त की व्यक्तित्व की उदारता का पता स्वाभाविक रूप से चलता है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लगभग 10,000 लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों में चंद्रशेखर जी भी शामिल थे, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। इन सभी लोगों के पास खाने पीने का इंतजाम नहीं था। चंद्रभान गुप्त जी को पता था कि वे सभी लोग भूखे हैं, तो तुरंत चंद्रभान जी गुप्ता ने सारे प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई थी, पूड़ी और साग सब्जी बनाई थी।
माने स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के प्रति भी जो सम्मान होना चाहिए, आजीवन अपने राजनीतिक जीवन में उसका निर्वहन उन्होंने किया था। चंद्रभान जी गुप्त का जीवन हमें बताता है कि सत्ता का अर्थ केवल पद या अधिकार नहीं होता है, बल्कि जिम्मेदारी, त्याग और जनता के हितों की रक्षा करना होता है। उनके जीवन से हमें यह भी संदेश मिलता है कि राजनीति में मतभेद भले ही हों, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, वैमनस्य नहीं होना चाहिए। यह संदेश भी स्पष्ट रूप से हमें मिलता है। वो अपने मित्रों और विरोधियों दोनों के साथ बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आते थे, और यही वजह थी कि उनके कई विरोधी निजी तौर पर उनका सम्मान करते थे। उनकी जीवन शैली बेहद सरल थी। उन्होंने राजनीति को कभी भी व्यवसाय नहीं बनाया, बल्कि एक सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वह अत्यंत लोकप्रिय सदैव बने रहे। उनकी सामाजिक कल्याण में भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने लखनऊ में होम्योपैथिक अस्पताल, बच्चों के लिए संग्रहालय जैसी संस्थाओं की स्थापना में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। साथियों, मानते थे समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब शिक्षा सब तक पहुंचे। उनका मानना था कि बच्चे में अच्छे संस्कार और अच्छे संस्कार के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना यह भविष्य की एक पक्की गारंटी है। इसलिए उन्होंने छात्रावास, बाल विद्यालय, पुस्तकालय जितना भी हो सकता था सत्ता में रहते हुए और सत्ता से बाहर रहते हुए उन्होंने बढ़ावा दिया। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में भी मैं कह सकता हूं कि यहां के मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश विकास की एक नई कहानी लिखने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, ये सब विकास की नई तस्वीर आप सबको देखने को मिल रही होगी। देश की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में भी योगदान बड़ा है उत्तर प्रदेश का। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मैं समझता हूं कि कम से कम कोई बदमाश सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने लखनऊ में एक ब्रह्मोस एयर स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है, ब्रह्मोस मिसाइल ने। और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। तब ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूं हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी, और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहां और इंडस्ट्रीज भी आए ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जब हमारी उम्र लगभग 25.5 या 26 के आसपास रही होगी, मैं मिर्जापुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। जनता पार्टी उस समय थी। चंद्रभान जी गुप्त एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मिर्जापुर में गए थे। मेरे पक्ष में, मैंने मेरी विधानसभा की जनता को संबोधित कर रहे थे। जनता को संबोधित करने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में दाहिनी तरफ बैठा लिया, और दाहिनी तरफ बैठाकर धीरे से 5,000 रुपया निकालकर उन्होंने मुझे दिया। मैं उसे कभी भूल नहीं पाता। और मुझे याद है जब चंद्रभान जी गुप्ता को विदा करने के बाद जो हमारा चुनावी कार्यालय था, तो वहां जब मैं गया तो हमारे एक कार्यकर्ता थे जो चुनावी सारी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे थे। मैंने उनको 5,000 रुपये जब दिए तो वह बिल्कुल गदगद हो गए। उन्होंने कहा अब तो मेरा काम सब बन गया। अब उस समय 5,000 रुपये की क्या कीमत थी, इसका सहज आप अनुमान लगा सकते हैं।
वह चंद्रभान जी गुप्त स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता की तरह शुरुआत की और अपने त्याग, प्रतिबद्धता और नेतृत्व से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर देश के लिए जीवन जी सकता है। मैं स्वर्गीय चंद्रभान जी गुप्त की स्मृति को यहाँ नमन करता हूं और मैं हमारे वाजपेयी जी और उज्जवल रमण सिंह दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। किंग चार्ल्स से मिले टीम इंडिया के खिलाड़ी। लंदन में एक खास और शाही तस्वीर सामने आई है। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय और महिला क्रिकेट टीम, उनके कोचिंग स्टाफ और बीसीसीआई के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों ने पारंपरिक और औपचारिक पोशाकों में हिस्सा लिया और किंग के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। Super, thank you. Just everyone up here, that'd be great. Thank you very much. Thank you. Perfect. Thank you, Your Majesty. Sorry, just one more. Yes, sorry. Thank you. हम है ना, क्या फर्क पड़ता है? आ जाओ, आ जाओ। Pushing it through the spin. Sometimes one man gets I watched it on the news when the ball really annoyed because it dropped dead. I just not this is coming. We return to the either one of the players come back. So has the wicket been alright? It looked pretty hard yesterday. With the back? No, with your balls. Mohamed Siraj. Very good series. See it so beverages. He's brought on when they really need something. Brilliant. Ladies and gentlemen, Your Majesty, if I could ask you to look at Aaron on step ladder, please. Super, thank you. Just everyone up here, that'd be great. Thank you very much. Thank you. Aaron. Perfect. Thank you, Your Majesty. Sorry, just one more. Yes, sorry. Thank you. हम है ना, क्या फर्क पड़ता है? आ जाओ, आ जाओ। Pushing it through the spin. Sometimes one man gets I watched it on the news when the ball really annoyed because it dropped dead. I just not this is coming. We return to the
one of the faces come back. Has the wicket been all right? He looked pretty hard yesterday. With the back? No, with your balls. Mohamed Siraj. Very good series. He's brought on when they really need something. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में हेरला महोत्सव की धूम। देहरादून में हेरला महोत्सव की हरियाली इस बार खास रही, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोरखा मिलिट्री एड कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। धरती माँ का ऋण चमकाए थीम पर आयोजित इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने विभिन्न पर्यावरणीय नवाचारों और जागरूकता अभियान का अवलोकन किया। पीछे आ जाए यार, पीछे दूसरी कर दिया मैंने प्लीज भाई। फ्लैश आ रही है, ये फ्लैश मोड़ दे भाई, फ्लैश आ रही है। चलो 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 बोलो यार तुरंत। चलो चलो चलिए 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 चलिए।
पीछे आ जा यार, पीछे आ, दूसरी कर दिया मैं। भाई फ्लैश आ रही है, ये फ्लैश मोड़ दे भाई। फ्लैश आ रही है। चलो यार तुरंत। चलिए 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 चलिए। अब वक्त तो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।